हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन में। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है जो आगामी रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सभी के लिए प्रश्न है। तो चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को याद कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो इसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया गया है कि चीन, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन बी है चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा। ऑप्शन सी है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ऑप्शन डी है चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। तो इसमें हमको सभी देश का नाम याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। इससे ही रिलेटेड इसमें दे दिया जाता है कि 5 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें कौन सा सदस्य नहीं है। तो ये 5 सदस्य आपको याद रखिएगा, तो इसमें परेशानी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि राजस्थान परमाणु संयंत्र उदयपुर। ऑप्शन बी है नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी है कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक में दिया गया था, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर दिया गया। लेकिन ऑप्शन ए लगाना है हमको कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, ये मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य की शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। सदीर किस शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी सुमा सिरूर, ऑप्शन सी सूरजलता देवी, ऑप्शन डी ज्योति रंधवा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली लेडीज कौन थी? तो संतोष यादव। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सम्मिलित नहीं है, ये अंत दिवस के बारे में पूछा गया है। सभी दिवस को भी आप लोग गौर से देख लीजिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है कि 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर किसान दिवस, ये भी सही है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, यही भी सही है। लेकिन इसमें सही कौन सा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। अगला प्रश्न है कि रेणुका झील स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ऑप्शन ए लगा देना है हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। ये एसएससी जीडी में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, रेणुका झील कहाँ है स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नेता कौन कौन थे? तो इसमें सीधी सी याद रख लेना है नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू, नासिर, टीटो। तो अब सीधी सी ऑप्शन हमको दे देना है सी नंबर, ए, बी और डी। अगला प्रश्न है, क्वांटो मैदान किस देश की है? क्वांटो घास की मैदान है जो किस देश में है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी जापान। तो क्वांटो जापान में है। क्वांटो कहाँ स्थित है?
तो जापान में। अगला प्रश्न है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध है, कहाँ है? काठमांडू, मक्का, बेथलेहम, इफेसस में स्थित है डायना मंदिर। अगला प्रश्न है हमारे बीच, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हिप्नोलॉजी, ऑप्शन बी क्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन डी क्रोनोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है CTBT, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। इनका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि CTBT का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि CTBT कब अस्तित्व में आया। CTBT कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1994, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1998, ऑप्शन डी है 2004। तो हमें 1996 में सीधी सी लगा देना है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी का कब अस्तित्व में आया? तो 1996 में। अगला प्रश्न है डाओचेंग येडिन एयरपोर्ट। ये डाओचेंग, ये 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लिया गया था, 18 और 19, ये दोनों ग्रुप डी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया था। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। तो ऑप्शन नंबर डी डाओचेंग कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में। अगला प्रश्न है कि लास्ट सफ़र चित्रित किया था। ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन डी रेम्ब्रांट। तो इसका द लास्ट सफ़र का लियोनार्दो दा विंसी। अगला प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊँटों का प्रसिद्ध वार्षिक पुष्कर मेला, राजस्थान में जो लगता है ऊँटों का प्रसिद्ध मेला, एकमात्र ही ऊँटों का मेला लगता है जो कि पुष्कर मेला है। अब सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? तो सोनपुर में। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो अहमदाबाद गुजरात में है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है हमारे न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? ऑप्शन ए चादर, ऑप्शन बी लहंगा, ऑप्शन डी किमोनो, ऑप्शन सी सारोंग। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? तो किमोनो। क्या है? तो किमोनो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में। तो दोस्तों ये आखिरी सवाल था। इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच हम लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्त के साथ भी शेयर करें, जाकि ग्रुप डिस्कशन में इस तरह का प्रश्न आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी इसका विश्लेषण भी जल्द से जल्द आप लोग के बीच लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को